फर्स्ट एड लैंग्वेज में वूंड मैनेजमेंट की 2 टाइप्स हैं, एक ओपन वूंड और एक क्लोज वूंड। ठीक है, ओपन वूंड में क्या होता है कि मांस बढ़ जाता है और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, खून बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लोज वूंड के अंदर क्या होता है कि मांस नहीं फटता, इनर ब्लीडिंग हो रही होती है। इनर ब्लीडिंग के साइन एंड सिम्टम क्या हैं? वॉमिटिंग आना, ब्लड जो सा वो निकलना शुरू, नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, कान से ब्लड आ जाता है। इनर ब्लीडिंग में मेन साइन एंड सिम्टम क्या है? कि ब्लीडिंग हो रही है। इसके अलावा सर खून वगैरह भी आ सकती है, स्वेलिंग हो जाती है, ये चीज स्वेलिंग हो जाती है और नील पड़ जाता है। सबसे आसान एग्जांपल है कि चलते चलते पाँव मुड़ जाना, मुड़ जाता है अक्सर लोगों का। जब मुड़ गया तो क्या होता है, अंदरूनी मांस फट जाता है, इनर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। उसको कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है, आप लोगों ने आइस बैग अप्लाई करना है। क्या करना है? आइस बैग, बर्फ की टिकोर करनी है। आइस बैग बाजार में बने बनाए मिल जाती हैं, जिसके अंदर आपने बर्फ डालनी होती है। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है, हम लोगों ने भी ले के रखे हुए, ना ही ज़्यादातर लोगों ने घर में परचेज करके रखे होती हैं, तो बनाने का क्या तरीकाकार है कि बर्फ़ को शॉपर के अंदर डाल के एक पतले कपड़े को उसके ऊपर कवर करके आप उसकी टिकोर करेंगे। आपने कोई गर्म ईंट, रेत वगैरह ये चीज़ें नहीं लगानी, ठीक है ना। आपने बर्फ़ की टिकोर करनी है। इनर ब्लीडिंग की बात कर रहा हूँ। इनर ब्लीडिंग में जब नील पड़ना शुरू हो गया ना, आपको पता चल गया कि मांस फाड़ गया, लगता है अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने बर्फ़ की टिकोर करनी है। आपने देखा होगा कि अक्सर क्रिकेट ग्राउंड में या फुटबॉल ग्राउंड में, किसी भी ग्राउंड के अंदर खिलाड़ी को अगर कोई चोट लगती है तो डॉक्टर रनिंग करता हुआ जब जा रहा होता है ग्राउंड के अंदर, तो हाथ में छोटा सा बैग होता है, वो आइस बैग ही जाके लगाता है वहाँ पे, ताकि उसी टाइम जो है ना उसकी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। और यही कंट्रोल करने का मेन तरीका है। अब दूसरी बात यह है कि इनर ब्लीडिंग इंसान की बॉडी के अंदर, यानी कि आपका जो स्टमक का एरिया है और आपके थाइस का जो एरिया है, ये जो थाइस का एरिया है, ठीक है, यहाँ से 3 से 4 लीटर ब्लड जो है ना वो जमा होने की कैपेसिटी मौजूद होती है। अक्सर बंदों को इनर ब्लीडिंग हो रही होती है। और जिस तरह एक लास्ट टाइम MCB बैंक चांदनी चौक में एक बाबा जी बैंक से बाहर निकले, गाड़ी ने अटकार दिया, लेके गाड़ी हमारी चली गई, उधर जाके उन्होंने सेंट्रल हॉस्पिटल में उनको जो है ना वहाँ पे एडमिट करा दिया। 1-1.5 घंटे के बाद हमारे वहाँ चौकी से कॉल आई, जो हमारे रैबर हैं वो जो पुलिस के बंदे जो हर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में चौकियाँ बनाई हुई होती हैं ना, उन्होंने, हमारे रेस्क्यू के बंदे उनके साथ ही होती हैं, पुलिस वालों के साथ। तो उनके वहाँ से हमें कॉल आ गई कि अभी वो जो बंदा यहाँ पे छोड़ के गए थे ना, उसकी तो डेथ हो गई है। ठीक है, वो क्यों हो गई है कि डॉक्टरों को पता नहीं चला कि इनर ब्लीडिंग हो रही थी, जो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए ना। इनर ब्लीडिंग स्टमक में ज़्यादा होने की वजह से जमा हो गया ब्लड और उस बाबा जी की डेथ हो गई। तो इस वजह से हम लोगों ने इनर ब्लीडिंग को सीरियस लेना होता है। और अगर आपको कहीं पे भी नील का निशान नज़र आना शुरू हो जाए, तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने उसकी बर्फ़ की टिकोर करनी है। बर्फ़ की टिकोर करेंगे, ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, अंदर जो ब्लड ब्लीडिंग हो रही है ना वो स्टॉप हो जाएगी। हम अगर उसको सीरियस नहीं लेंगे तो आपको मैंने बता दिया है कि एक आपका स्टमक है और एक दो आपकी ये थाइज है, यहाँ पे ब्लड जमा होता है। अगर इनर ब्लीडिंग होती है तो ब्लड यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है और 3 से 4 लीटर ब्लड के बाद बंदे की डेथ हो जाती है। क्लोज वूंड में आपने सिर्फ और सिर्फ बर्फ की टिकोर करनी है, कोई पट्टी नहीं करनी, कोई बैंडेज नहीं करनी, कोई चीज़ नहीं लगानी, कोई हल्दी जल्दी बोल के उसको दूध में नहीं पिलानी। समझ आ गई है बात? सिर्फ यही काम करना है आपने, मेन काम। ओपन की कैटेगरी में चले जाती हैं। ओपन की कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि मांस फट जाता है और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अब हमने उसको ब्लीडिंग को स्टॉप किस तरह करना है, किन चीज़ों के साथ हम उसको स्टॉप कर सकती हैं, ठीक है। अब आपने वो चीज़ें देख लेनी है, उनके नाम भी आपको याद हो जाने चाहिए। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आप लोग गॉस पीस का इस्तेमाल करेंगे। क्या चीज़ है ये? गॉस पीस। ये गॉस पीस पैकेट में बने बनाए केमिस्ट की शॉप पे अवेलेबल होती हैं। इनका काम ये होता है कि ये ब्लीडिंग हम इसी से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जख्म के साथ ये चिपकता नहीं है। अगर कहीं पे लगा के लेके चले गए ना अस्पताल में, तो डॉक्टर क्या करेगा, नॉर्मल सलाइन ऊपर डालेगा और इसको इजीली उतार देगा, ये गीला करेगा, ये उतर जाएगा, ठीक है ना। जबकि कॉटन जो होता है ना, कॉटन रुई का जो गोला होता है, वो उस सूरत में इस्तेमाल करती हैं जब आउट ऑफ कंट्रोल ब्लीडिंग है, जब ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, इससे नहीं कंट्रोल हो पा रही, इसमें से भी बाहर आना शुरू होती है,
तो फिर आखिरी स्टेप होता है कि हम कॉटन रोल फंसा देती हैं उसके अंदर। कि ओपन की कैटेगरी देखनी है, गॉस पीस का इस्तेमाल करना है, कॉटन रोल का उस टाइम इस्तेमाल करना होता है कि जब आपको नजर आ रहा है कि ब्लीडिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही है, ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही है, तो तब आप लोगों ने आखिर में कॉटन फंसानी होती है, क्योंकि कॉटन के जो हेयर होते हैं ना, जो बाल होती हैं, वो फंस जाती हैं, तो और वो जख्म को में से ब्लीडिंग निकलना वो बंद कर देते हैं। अब ये बात है कि गॉस पीस आ गई है, ये जो बैंडेज है ये कौन सी है? ठीक है, ये दो टाइप्स की होती हैं, इसको उर्दू में गर्म पट्टी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये बड़े साइज में भी है, छोटे साइज में भी है। इसको पट्टी को पकड़ने का क्या तरीका कार होता है? जब आपने किसी बंदे को पट्टी करनी है ना, पट्टी को पकड़ने का भी एक तरीका होता है। आपकी जो 4 फिंगर्स होती है ना, वो बाहर होती हैं, अंगूठा आपका अंदर होता है। ये पट्टी की लेयर बाहर है ना, ये पट्टी की लेयर बाहर देख रहे हैं, ये आपकी 4 उंगलियां भी बाहर होंगी यूं, और आपका अंगूठा अंदर होगा। 4 उंगलियां बाहर होंगी, अंगूठा आपका अंदर होगा। आपने इसी एंगल से पट्टी को पकड़ना होता है और उसको लपेटना शुरू करना है। इस एंगल से पकड़ने से पट्टी यहाँ से छूटती नहीं है, वरना अक्सर लोग पट्टी कर रहे होते हैं, पट्टी वहां चली जाती है, वहां से रोल करना शुरू कर देता है फिर, ठीक है ना। ये काम नहीं करना, यूं पकड़ोगे तो पट्टी छूटेगी नहीं। फार्मूला याद करना है, फार्मूला ब्लड रोकने में आपने डायरेक्ट प्रेशर, मैंने आपको कल CPR कराया था, एक फार्मूला भी बताया था, CAB कैप, याद है ना, कैप से याद रखो, कैप, ठीक है ना। वाउंड मैनेजमेंट में क्या फार्मूला है? डायरेक्ट प्रेशर, कंप्रेशन और एलिवेशन। डायरेक्ट प्रेशर क्या होता है? डायरेक्ट प्रेशर यानी कि गॉस पीस से दबाव डालना जख्म के ऊपर। अगर ये फॉर एग्जांपल, आप आगे हो, बाजू में पकड़ो, अगर फॉर एग्जांपल ये जख्म यहाँ पे है, तो हमने क्या करना है, ये गॉस पीस पकड़ना है और इस जख्म के ऊपर दबाव डालना है। डायरेक्ट प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर। हम ये कहते हैं ना कि अक्सर लोग शोर मचाते हैं, यार हाथ ना लगाना, जख्म में दर्द हो, हाथ ना लगाना। हाथ नहीं लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे? हाथ नहीं लगाएंगे तो काम किस तरह करेंगे? ठीक है ना। हमने उसको हौसला देना है मरीज को, और डायरेक्ट प्रेशर डालना है किस तरह? जख्म के ऊपर गॉस पीस के साथ। ये चीज नहीं मौजूद तो कोई कपड़ा फाड़ लो, परना ले लो, कोई भी चीज ले लो, अल्टरनेट तो आपने कोई चीज यूज करनी है ना। ये जरूरी तो नहीं है यही चीजें लेके आएंगे तो मदद करेंगे। रोड के ऊपर जा रहे हैं, कोई भी कपड़ा फाड़ के उसको अप्लाई कर दो, ठीक है ना। आपने गॉस पीस लिया, डायरेक्ट प्रेशर डाला। वाउंड मैनेजमेंट में पट्टी करने को, टाइट पट्टी करने को कंप्रेशन कहते हैं। CPR में कंप्रेशन, ठीक हो गया। पट्टी करने को कंप्रेशन वाउंड मैनेजमेंट में कहते हैं। डायरेक्ट प्रेशर डाला, इसके ऊपर पट्टी करनी है, अंगूठा ऊपर, उंगलियां नीचे, अंगूठा इसी एंगल से यूं ऊपर रखा, ठीक है ना। अब इसको यूं करके टर्न दे दिया, प्रॉपर तरीके से टाइट टर्न दे दिए। अब देने के बाद आपने क्या करना है, जब 2 दफा टर्न दे दिया ना, तो एलिवेट कर देना है हार्ट लेवल से बाजू को जरा सा ऊपर, ताकि इसमें जो प्रेशर, जो सर्कुलेशन का आ रहा है, बाहर ना निकल सके ब्लड। आपने देखा होगा कि बचपन में या स्कूलों में भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, टीचर्स कहती है ना हैंड रेस करके खड़े हो जाए, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाए। तो हमारा हाथ ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता था, हम लोग नीचे करते थे, तो जब ब्लड सर्कुलेशन होती थी फिर ऊपर। क्यों करते थे? कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती थी, हाथ सुन होना शुरू हो जाता था। हमने इसकी ब्लड सर्कुलेशन रोकने के लिए थोड़ी देर के लिए एलिवेट कर दिया बाजू को जरा सा ऊपर, हार्ट लेवल से ऊपर कर दिया बाजू को। डायरेक्ट प्रेशर, दबाव डाला। कंप्रेशन, इस बंदे को पट्टी की है, पट्टी किसना करनी है? राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ इस पट्टी को लेके आना है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ले आए हैं। अब मैंने क्या किया, इसको प्रॉपर तरीके से इसी जगह के ऊपर बैंडेज कर दिया। मैंने राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ पट्टी को मैं करता हुआ क्यों लेके गया हूँ कि पट्टी स्लिप ना हो। अक्सर लोग पट्टी करके अस्पताल जाती है ना, तो पट्टी होती ही नहीं है साथ, कहते हैं कि रास्ते में गिर गई, तो पट्टी फिर करने का फायदा तो ना हुआ ना। हाँ, मैंने नीचे से ऊपर की तरफ पट्टी को लेके जाना है ताकि वो स्लिप ना हो, इसकी ग्रिप बन जाए, राइट और लेफ्ट साइड पे इसको फैला देना। ठीक हो गया जी। डायरेक्ट प्रेशर, कंप्रेशन और एलिवेशन, यही स्टेप फार्मूला अप्लाई करना है। अगर टांग पे भी जख्म हो जाता है तो पेशेंट को लटा दो, दूसरा बंदा टांग को जरा सा ऊपर कर ले, उसको पट्टी करो ताकि उसकी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी देर रुके और उसको टाइट बैंडेज हो जाए। ठीक हो गया जी, यही तरीका कार है। अब इसको होल्ड करो, होल्ड करो, फिर अगला प्रैक्टिकल करो।